गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़, फिर से इस होने वाली ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। अपन जीएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें भी लेवी एंड कलेक्शन का जो चैप्टर है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके संबंध में एक वीडियो में अपलोड किया है, तो अब उस वीडियो से आगे अपन थोड़ा मैटर डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट नाउ कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि लेवी एंड कलेक्शन जो जीएसटी का किया जाएगा वो किसी भी कर योग्य घटना के घटित होने पर किया जाएगा। अब कर योग्य घटना कब घटित मानी जाएंगी? माल या सेवा की अगर आपूर्ति दे दी जाती है तो वो कर योग्य घटना मान ली जाती है। मैं थोड़ा ब्रीफ पिछले वीडियो का ब्रीफ इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। तो अपन जो लेवी एंड कलेक्शन के बारे में जो पढ़ेंगे वो सीजीएसटी के संबंध में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यही मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, सारा कुछ सीजीएसटी एक्ट के बारे में ही अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, पहले वाले वीडियो में अपन देखा था कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण धारा 9 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। धारा 9 में ये लिखा है कि मानवीय उपयोग की जो मादक शराब है उसको छोड़ के बाकी सभी माल जो और सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति अगर एक राज्य के भीतर दी जाती है, राज्य के भीतर ही उनकी सप्लाई दी जाती है, तो उस पर सीजीएसटी एक्ट के तहत सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 2 टैक्स एक साथ लगाए जाएंगे और 20% की उसकी रेट रखी जाएगी मैक्सिमम, जो जीएसटी काउंसिल ने निर्धारित की है। ये अपन ने उसमें से डिस्कस किया था। सेम टू सेम अगर मानवीय उपयोग की मादक शराब पर उपधारा 1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, ठीक है। मानवीय उपयोग की मादक शराब पर माल एवं सेवा कर कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये ऐसा कुछ मैटर इसमें लिखा गया है कि मानवीय उपयोग की जो शराब है उस पर जीएसटी कानून लागू नहीं होगा, यानी कि उस पर वेट की जो प्रणाली है, जो पहले वाला जो सिस्टम है ना टैक्स का, वही उस पर लगेगा, जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। अगर शराब की बिक्री एक राज्य के भीतर की जाती है या उसकी सप्लाई दी जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये सीधा सीधा समझना है आपको। इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई अगर एक जीएसटी अगर राज्य के भीतर सप्लाई दी जाती है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लिख दिया गया है कि इन पर पुरानी वेट प्रणाली से ही टैक्स लगाया जाएगा और उसका कलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। राज्य सरकारें जो हैं इस पर शराब और पेट्रोलियम पर एक्साइज ड्यूटी लगाती रही है और अब भी लगाएंगी, ठीक है। अतः शराब को माल एवं सेवा कर जीएसटी कानून से बाहर रखा गया। ये जीके के हिसाब से भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो अगला पॉइंट क्या है, देखिए इसी में कि ये कर जो है माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। क्या है ये? अपन आखिर में डिस्कशन क्या कर रहे हैं कि कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण किस तरह से होगा, वही अपन देख रहे हैं। धारा 9 में जो प्रोसेस बताई गई है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये कर माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। कौन सा कर? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कब लगाना है? जब राज्य के भीतर ही अगर इनकी सप्लाई देनी है तो कर माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए। या तो आप माल की सप्लाई दोगे या सेवा की सप्लाई दोगे, या हो सकता है माल और सेवा दोनों की सप्लाई एक साथ दोगे, तो उस पर जो मूल्य होगा उसका, उस पर यह टैक्स लगाया जाएगा सीजीएसटी, उस रेट से जो जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अगली स्लाइड में? इसी प्रकार कुछ कार्यों को सेवा के दायरे से बाहर रखा गया है। अब देखिए, वो जो चीज़ थी कि सेवा और गुड्स पर ही लगाया जाएगा। सप्लाई आपने सेवा की दी है या गुड्स की दी है तो उन पर वो टैक्स लगाना है। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको इस एक्ट से बाहर रखा गया है, जैसे कि शराब थी, दूसरा पेट्रोलियम है। इसी तरह से कोई और भी गुड्स हो सकते हैं। कुछ सेवाएं हैं जिनको इस एक्ट से बाहर रखा गया है तो उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि इस एक्ट के तहत अगर उनको माल या सेवा माना गया है तो ही उसी पर जीएसटी लगाना है। समझ रहे हो बात? ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुछ सेवाएं या गुड्स या कुछ माल इस तरह के हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, उन पर यह टैक्स लागू नहीं करना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है। अगले पॉइंट देखिए आप, ये कर माल या सेवाओं की राज्य के भीतर की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। ये पहले भी अपन ने डिस्कस किया है। पहले वाले वीडियो में धारा 9 में साफ साफ लिखा गया है कि माल या सेवा की आपूर्ति यदि राज्य के भीतर दी जाती है या राज्य के भीतर ही माल की बिक्री या सप्लाई दी जाती है तो उसमें जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित या अधिसूचित दर से ही कर लगाया जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा सिंपल है। ये जो जीएसटी है ये राज्य के कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके साथ एसजीएसटी भी लगाया जाएगा सेम रेट से, ठीक है। और वो रेट
40% से अधिक नहीं हो सकती, दोनों की मिला के, ठीक है। तो यानी कि एक टैक्स यानी CGST की रेट 20% से अधिक नहीं हो सकती और SGST की रेट भी 20% से अधिक नहीं हो सकती, दोनों की मिला के 40% हो जाएंगी, ठीक है। तो 18% हो सकती है, 15% हो सकती है, 12% हो सकती है। वैसे GST काउंसिल ने GST रेट्स के स्लेब बना रखे हैं, उसी के 5-6 जो स्लेब हैं उसी के अकॉर्डिंग सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे वही रेट से टैक्स लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट्स का जो मेन उद्देश्य जो है कि राज्य के भीतर की आपूर्ति पर ही ये लगाया जाएगा। माल या सेवा की आपूर्ति राज्य के भीतर होनी चाहिए। जैसे राजस्थान आपका अगर स्टेट है तो जयपुर जोधपुर के बीच में सप्लाई हो सकती है, जयपुर की जयपुर में ही सप्लाई हो सकती है, जोधपुर की जोधपुर में ही सप्लाई हो सकती है तो राजस्थान के भीतर ही। अगर आपने राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में सप्लाई हो गई है तो वहाँ पर CGST नहीं लगाया जाएगा, ये वाला टैक्स वहाँ पर नहीं लगेगा, वहाँ पर IGST के प्रोविजंस अपने को अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि इस टैक्स का कलेक्शन यानी कि CGST का इस धारा में लिखा गया है कि राज्य के भीतर आपूर्ति दे रहे हो तो आपको आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही राज्य के होने चाहिए। साफ साफ है कि आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों, सेवा या माल दोनों के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता एक ही राज्य के होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे क्या लिखा गया है 5वें पॉइंट में, कर की दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी। साफ साफ लिखा हुआ है, पहले भी अपन ने डिस्कस किया है कि जो CGST है और SGST है, कोई सा भी एक्ट है उसमें IGST लगाओ चाहे UTGST लगाओ, जो रेटें जो डिसाइड की गई है वो GST काउंसिल ही उसको डिसाइड करेंगी। वो अधिसूचित कर देगी कि इस माल पर 0% टैक्स लगाया जाएगा या इस पर 5% या इस पर 10% या इस पर 20%, इससे ज़्यादा की रेट नहीं लगा सकती क्योंकि ऐसा GST संविधान में लिख दिया गया है। पर डिसाइड कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी, वो भी GST काउंसिल की सिफारिश पर। सबसे पहले रेट कौन डिसाइड करेगा? GST काउंसिल, और GST काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगी कि आप इस गुड्स पे या इस सर्विस पे ये रेट रख सकते हो, ठीक है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग ही वो रेट डिसाइड करेंगी, ठीक है। अपनी मन मर्जी से वो डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि दरों का निर्धारण करने के लिए उसने कमेटी या एक काउंसिल, एक परिषद बना दी है जो इस काम को देखेंगी, ठीक है। सभी सेवाओं या गुड्स पर GST की रेट डिसाइड करने का काम वो करेंगी। तो मुख्य तौर पर कुछ स्लेब इन्होंने बनाए हैं कि कौन कौन सी रेटें डिसाइड कर रखी है इन्होंने। GST काउंसिल ने 5% की रेट है, एक आपका 12% का स्लेब है, एक 18 मुख्य तौर पर, और ज़्यादातर वस्तुओं पर 18 और 12% की रेट लगा रखी है, ठीक है ना। तो ये दरें केंद्रीय माल एवं सेवा कर एवं राज्य माल एवं सेवा कर की सम्मिलित दरें हैं जो अधिकतम 40% तक हो सकती है। जैसा अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि 40% से अधिक नहीं हो सकती। 5% तो CGST होगा और 5% ही आपका SGST होगा। दूसरी तरफ 12% की अगर रेट रखी है तो 12% CGST और 12% से SGST, टोटल कितना हो जाएगा? 24%। 18% अगर CGST है तो 18% ही SGST होगा और दोनों मिला के 36% हो जाएगा। 40% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। कुछ हानिकारक जो वस्तुएं हैं उन पर 28% की दर भी निर्धारित की गई है, ठीक है। कुछ हानिकारक वस्तुएं तथा हानिकारक वस्तुएं, कुछ विलासता की वस्तुएं हैं, उन पर GST की रेट्स जो है ऊपर हाई रखी गई है। कुछ पर 0% है, कुछ पर 2.5% और कुछ पर 3% है। मुख्य तौर पर 5, 12 और 18 और 28% की रेट है, ये GST काउंसिल ने डिसाइड कर रखी है, ठीक है। तो ये रेटों का कौन करेगा निर्धारण? केंद्र सरकार डिसाइड करेगी पर GST काउंसिल की सिफारिश पर। अब अगला पॉइंट क्या है आपका कि माल या सेवा के मूल्य का निर्धारण धारा 15 के तहत किया जाएगा। इसका डिस्कशन अपन ने पहले वाले वीडियो में भी किया है कि जो इस एक्ट के तहत माल या सेवा की सप्लाई दी गई है, सबसे पहले तो वो माल होना चाहिए गुड्स और फिर होनी चाहिए सर्विस इस एक्ट के प्रोविज़नों के अकॉर्डिंग, और उसकी सप्लाई राज्य के भीतर होनी चाहिए। और उस गुड्स या सर्विस का मूल्य धारा 15 के जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। धारा 15 के अकॉर्डिंग जो मूल्य उस माल या सेवा का आता है उसी पर टैक्स लगाया जाएगा, GST, CGST और SGST, ठीक है। तो धारा 15 के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे आगे कि इसमें किस तरह से माल या सेवा का मूल्य डिसाइड किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है। इस कर का संग्रह सरकार द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा। कौन सरकार निर्धारित करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी कि इस CGST और SGST का कलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो किस तरह से करेगा? इस कर का संग्रह जो है आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और बीजक में कर की राशि जोड़कर मूल्य के साथ किया जाता है। यानी कि जब आप कोई भी, मान लीजिए आप एक सप्लायर हो और एक
खरीदने वाला है, एक तो सप्लायर होगा और एक खरीदने वाला होगा। तो जो आपको जो सप्लाई देने वाला है, जो उसका जो इनवॉइस बनाएगा, जो माल जो उसने बेचा है, जो सर्विस उसने दी है, उसके मूल्य पर जीएसटी की राशि जोड़कर ही वो बीजक या इनवॉइस बनाएगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख की कॉस्ट का माल है और उस पर जीएसटी लगाना है 18%, यानी कि 9% तो आपका सीजीएसटी हो जाएगा और 9% आपका एसजीएसटी हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 18% के हिसाब से 1 लाख का 18,000। तो 1 लाख तो माल का है और 18,000 रुपये जीएसटी के, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1,18,000 की। तो ये इनवॉइस पे यही प्राइस आपको मेंशन की जाएंगी, आपसे वो 1,18,000 रुपये वसूल करेगा सप्लायर। ये तरीका होगा, ठीक है। और फिर इस 18,000 को वो क्या नाम से एसजीएसटी के 9,000 रुपये और सीजीएसटी के 9,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में उनका हिस्सा वो जमा करा देगा, ठीक है। परंतु इस संबंध में सरकार किसी भी वर्ग के व्यापारियों अथवा किसी भी श्रेणी के माल के संबंध में अन्य कोई विधि निर्धारित कर सकती है। देखिए, जो मेन विधि जो निर्धारित की है कि एक जो सप्लायर होगा, सामान्य परिस्थितियों में एक सप्लायर जो होगा, जो आपूर्ति देने वाला है, वो अपने बीजक में सप्लाई जो उसने माल या सेवा की दी है उसके मूल्य के बीजक में टैक्स की राशि जोड़ के उसको वसूल करेगा प्राप्तकर्ता से, ठीक है। परंतु सरकार चाहे तो किसी स्पेशल कैडर के जो व्यापारी हैं या किसी विशेष वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके लिए, जैसे सर्राफा मार्केट है, हीरे जवाहरात या सोने चांदी के व्यापार करने वाले हैं, कोई दूसरा पर्टिकुलर व्यवसाय करने वाले हैं, आयात निर्यात करने वाले व्यापारी हैं, तो इनके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड सरकार डिसाइड कर सकती है कि आप अपना जीएसटी इस तरह से जमा करवाओगे सरकार को, ठीक है। तो जैसे इसी प्रकार सरकार उद्गम स्थान पर कर की कटौती अथवा आपूर्ति का भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा कर की कुछ राशि की कटौती का प्रावधान कर सकती है अथवा उद्गम स्थान पर कर का संग्रहण प्रावधान कर सकती है। इनका अपन अलग से डिस्कशन करने वाले हैं। ये मतलब जो संग्रहण किया जाएगा उसकी विधियां हैं कि किस तरह से जीएसटी का कलेक्शन करना है। कुछ विशेष वर्गों के लिए सरकार अलग तरह की विधि निर्धारित कर सकती है। सामान्यतः जो प्रोसेस है कि आपूर्तिकर्ता जो होगा वो बीजक में ही टैक्स की राशि शामिल करते हुए उसकी प्राइस डिसाइड करेगा और वो प्राप्तकर्ता से गुड्स का या सर्विस का जो प्राप्त करता है उससे वसूल कर लेगा, ठीक है, और उसको फिर सरकार के खाते में जमा करवा देगा। बाकी सरकार ने कुछ विधियां अलग भी निर्धारित कर रखी है कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए या जो कुछ विशेष तरह के जो व्यवसाय करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, उनके लिए, ठीक है। जैसे टीडीएस के रूप में भी जीएसटी की कटौती की जाती है, जहाँ पर आय का जनरेशन होता है या जहाँ पर सप्लाई दी जाती है वहीं पर भी टीडीएस के रूप में जीएसटी काट के पहले से ही सरकार के खाते में जमा किया जाता है। अगला क्या है आपका कि कर का भुगतान कर योग्य व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है कि जो कर का भुगतान कर योग्य व्यक्ति द्वारा, हर किसी पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आम भारत की जनसंख्या जैसे 125 करोड़ या 130 करोड़ है तो 130 करोड़ लोगों पर भी टैक्स लगाया जाएगा और 130 करोड़ लोग ही टैक्स चुकाएंगे, ऐसा नहीं है। कर योग्य व्यक्ति जो कर लगाने के लिए योग्य है, अब जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो जीएसटी एक्ट में मेंशन की गई है कि ये व्यक्ति ही कर योग्य होगा। उसका पहले तो जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए और उसका टर्नओवर एक लिमिट के बाहर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को, कुछ व्यापारियों को दे रखा है कि 20 लाख तक का टर्नओवर है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग तो बाहर हो चुके हैं जीएसटी से, उनको जीएसटी चुकाना ही नहीं है। दूसरा कि कुछ ऐसी सेवाएं या कुछ ऐसे गुड्स का व्यापार करते हैं जिनको टैक्स फ्री कर रखा है, चाहे उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बट जिस सर्विस का या जिस माल का वो व्यापार करते हैं उसको हो सकता है जीएसटी एक्ट में बाहर कर रखा हो। जैसे शराब के व्यापारी हैं, अपन ने पहले भी डिस्कस किया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के व्यापारी हैं, तो इन पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये लोग जीएसटी देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। धारा 22 के तहत पंजीकृत व्यक्ति या धारा 24 के अंतर्गत पंजीकृत हैं तो ही वो जीएसटी चुकाने के लिए दायी होगा। धारा 22 और 24 में इसके बारे में मेंशन है। अगर रजिस्ट्रेशन है तो वो जीएसटी चुकाने के लिए और जीएसटी वसूल करने का अधिकृत होगा। अगर पंजीकरण नहीं है तो उसको तो अपन जीएसटी से ना तो वसूल करेंगे और ना ही वो किसी कस्टमर से जीएसटी वसूल करेगा, ठीक है। और कुछ सिचुएशन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भी कर का भुगतान किया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक पूरा चैप्टर अपन डिस्कस करने वाले हैं। आरसीएम के नाम से एक चैप्टर होगा कि देखिए, सामान्य परिस्थितियों में तो क्या होता है कि जो सप्लायर होता है वो टैक्स वसूल करता है, ठीक है ना। सप्लायर
यानी कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा और वो जिसको भी माल या सेवा की सप्लाई दे रहा है तो उससे जीएसटी की राशि वसूल करता है। कुछ परिस्थितियों में क्या होता है कि जो सप्लाई का जो प्राप्त करता है, यानी कि जिसको आपने माल बेचा है या जिसको आपने सेवा दी है, वो बंदा आपसे जीएसटी वसूल करता है। वो चीज़ है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके बारे में अपन अलग से चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में ये काफ़ी है। तो अगले वीडियो में अपन देखने वाले हैं पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भावी तिथि से लागू होगा। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि आखिर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ये जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं इनका क्या मैटर है। इसका लंबा चौड़ा डिस्कशन अपन अगले वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ पॉइंट्स समझ में आए होंगे, किस तरह से जीएसटी का कलेक्शन अपने को करना है, किस तरह से उसका उद्ग्रहण करना है, सरकार के लिए रेट्स कौन डिसाइड करता है, सरकार संग्रह करने की विधि किस तरह से उसको जीएसटी का कलेक्शन करती है। ये सारी चीज़ें अपन ने इस वीडियो में डिस्कस की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी लेसन के साथ और अगले पॉइंट्स, अगले बिंदु उसमें अपन चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।